Hello my dear students, this is फिरोज खानम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और आज हम अपनी क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट उसके जो है स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं, किस तरह का बिहेवियर वो शो करते हैं, और हम एसिड और बेसिस को अगर हमारे पास दोनों ही सॉल्यूशंस हैं तो हम किस तरह से ये पता लगा पाएंगे कि कौन एसिड होगा और कौन बेसिस होगा, या फिर एसिड और बेसिस के अलावा भी क्या कोई थर्ड नंबर का ऐसा सॉल्यूशन होता है या कोई सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में जो कि इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी को जो है शो करे। तो आइए हम इस चैप्टर को जो है अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आपने देखा होगा आपकी जनरल लाइफ के अंदर कि कुछ जो सब्सटेंसेस आप जब यूज़ करते हो अपने घर के अंदर या अपने किचन्स में, डेली लाइफ में, उनमें सबका टेस्ट जो है सिमिलर नहीं होता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो टेस्ट में काफ़ी सोर होते हैं, लाइक एंड जैसे कि आपने लेमन है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, टेमेराइंड है, इन सबको खाया होगा, कर्ड को खाया होगा। इनका टेस्ट जो है काफ़ी सोर नेचर का होता है, राइट। एंड आपने देखा होगा कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं बिटर नेचर के भी होते हैं, जैसे आपने बेकिंग सोडा वगैरह को लिया होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंस इनके अंदर है एसिड और बेस के अंदर? क्या इसमें से हम बिटर वाले को एसिड कह सकते हैं? क्या हम सोर वाले को बेस कह सकते हैं? जी नहीं। तो इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये हमें सीख लेना है कि जितने भी सब्सटेंसेस आप जिसको खाते हो वो जनरली टेस्ट में अगर सोर है तो वो सभी एसिड्स हैं, और सभी सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में कड़वे हैं या बिटर हैं वो कैसे होते हैं? बेसिस होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों, आपने टी और कॉफ़ी को पिया होगा। टी और कॉफ़ी जो होती हैं वो जो टेस्ट में है बिल्कुल सोर नहीं होती, लेकिन उनके अंदर टैनिंग एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो है टेस्ट डिफरेंट होने के बाद भी एसिडिक कैरेक्टर को शो करती है। दैट मीन्स एसिड को पहचानने के लिए हमें और भी ज़्यादा ब्रीफली इसकी स्टडी जो है करनी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपको किसको कहते हैं? जिसमें हम किसी भी सब्सटेंसेस को उसके कलर, साइज, शेप के बेसिस पे पहचान सके, उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एसिड को उनकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स उसके टेस्ट के बेसिस पे पहचाना। और क्या होता है इसका टेस्ट? तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों? उनका जो एसिड्स हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी होती है? सोरिन नेचर की होती है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कुछ एनसीईआरटी में आपको कुछ जनरल प्रॉब्लम्स जो आप डेली लाइफ में फेसेस करते हो, जैसे कि अगर आपको सफरिंग है आप लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम से। वाई एसिडिटी? बिकॉज हमारे स्टमक के अंदर जो है HCl प्रेजेंट होता है। HCl के एक्सेस अमाउंट के कारण, जैसे कि हम फास्ट फूड वगैरह अगर खाएं तो उनमें ऑलरेडी विनेगर प्रेजेंट होता है, लेमन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये विनेगर वगैरह जो है ये हमारे पेट में जाकर के एसिड की मात्रा को और बढ़ा देते हैं, तो इसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हमको हो जाती हैं। तो जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं? हमारे घर में हम किसका यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आपको गिवन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा फॉर द सॉल्यूशन? किसका सॉल्यूशन? जब आपको एसिडिटी हो जाए तो वहाँ पर आपको लेमन जूस और विनेगर यूज़ नहीं करना है। वाई? बिकॉज ये ऑलरेडी एसिडिक कैरेक्टर के हैं। हम किसका यूज़ करेंगे? बेसिक कैरेक्टर वाले सब्सटेंस का। क्यों? बिकॉज एसिड के इफेक्ट को एक बेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और बेस के इफेक्ट को जो एक एसिड जो होता है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज यहाँ पर कर देगा। तो हमें यहाँ पर एसिड की मात्रा को बढ़ाना नहीं था, उसकी मात्रा को बिल्कुल कम करना था या न्यूट्रलाइज करना था। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? एक बेस का, जो कि एसिड की अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर सके। तो बेसिक नेचर का हमारे घर में जो सब्सटेंस होता है वो कौन होता है? बेकिंग सोडा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम यहाँ कर रहे हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या होता है ब्लू लिटमस? मैं अभी आपको बताऊंगी। वेयर एज बेसिस जो होते हैं आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। एंड रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम, ठीक। तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस को तो हम यहाँ पर इजीली जो है टेस्ट करके बता पा रहे हैं कि ये सोर है तो ये एसिड है, ये बिटर है तो ये बेसिस है। बट
यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जो है सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं करके देख सकते, तो क्या हम ऐसा वहाँ पर इसकी जगह पर यूज़ करें जिससे कि हम पता लगा लें बिना टेस्टिंग के ही कि एसिड कौन है बेस कौन है। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो भी एक इंडिकेटर ही होता है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसकी हम यहाँ पर अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इंडिकेटर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जो कि हमें केमिकल्स को टेस्ट किए बिना ही ये बता देंगे कि एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, बेसिक क्यों। बिकॉज सभी को टेस्ट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनको टेस्ट करने के बाद हमारी तबीयत खराब हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा उससे जो है सफ़र करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर सिंपली क्या होंगे, इंडिकेटर सब्सटेंसेस विच कैन इंडिकेट्स एन एसिड और अ बेस। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को। नेचुरल इंडिकेटर में आता है आपका लिटमस, ठीक है, एंड टर्मरिक, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है मैथाइल चाइना रोज है ना, ये भी कैसा होता है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 इंडिकेटर्स के नाम देखे हैं, एक तो लिटमस पेपर, आपके टर्मरिक जूस, ठीक। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस तरह से अपने कलर को चेंज करके हमें बताएंगे कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। हाँ, चलो रीड करते हैं। लिटमस इज a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. ऐसा कैसे? बिकॉज जो टर्मरिक होती है, अगर वो क्या करती है, जिस भी बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जाती है तो अपना कलर चेंज कर देती है। हमारे कपड़ों के ऊपर अगर कुछ टर्मरिक पाउडर गिर जाए या आपने जो भी खाना खाया है वो गिर जाए, बिकॉज हर एक फूड के अंदर टर्मरिक हम ऐड करते हैं, ठीक। तो जो भी कुकिंग हम कर रहे हैं, जो भी डिश हम बना रहे हैं, उसमें टर्मरिक होती है। और ये टर्मरिक का स्टेन अगर हमारे वाइट क्लोथ्स पे लग जाए और इसके ऊपर हम धोने के लिए जब इसको सोप अप्लाई करेंगे, तो सोप जो होता है वो NaOH या KOH से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो बेसिक नेचर के होते हैं, तो जैसे ही हमारा टर्मरिक इंडिकेटर इनके कांटेक्ट में आएगा तो कौन सा कलर शो करना स्टार्ट कर देगा बच्चों, ये रेडिश ब्राउन कलर में जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन होता कैसा है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन जो है पर्पल कलर की डाई होती है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट होता है, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थेलोफाइटा। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये अलग अलग डिविजन्स होते हैं प्लांट्स के। आपने बोटनी के अंदर इसको पढ़ा होगा, साइंस में यानी कि बायोलॉजी में ही अभी आपको इंक्लूड करके बता दिया जाता है। एंड इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर when the litmus solution is neither acidic or basic. Its color is purple. There are many other natural materials like red cabbage leaves. red cabbage जो होता है लाल गोभी, उसकी लीव से भी उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो इंडिकेटर की तरह काम करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों सॉल्यूशन के अंदर। अदर आपको यहाँ पे एग्जांपल गिवन है नेचुरल इंडिकेटर के। टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज hydrangea and petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators or sometimes simply indicators. तो हम इन्हें acid base indicator भी कह सकते हैं, या फिर simply इनको हम indicator word से भी यहाँ पर डिनोट करेंगे। ओके, उसके बाद होता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर दैट मीन्स ये टोटली केमिकल्स हैं, इनका किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्लांट से एनिमल से कोई भी डायरेक्टली जो कनेक्शन नहीं है। इसके टर्मरिक हमको प्लांट, रेड कैबेज जूस, चाइना रोज, ये सब प्लांट्स हैं जिनसे हमको ये ऑब्टेन हो रहे हैं। और प्लांट्स ऑर्गेनिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये टोटली सिंथेटिक इंडिकेटर जो केमिकल्स होते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन के होते हैं बच्चों, मेथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलीन, ये दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर आपके हो गया टर्मरिक जूस, चाइना रोज, रेड कैबेज जूस, है ना, एंड लिटमस पेपर। और सिंथेटिक इंडिकेटर आपके हो गए मेथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलीन। तो इस तरह से आपने देखा सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में। अब ये इंडिकेटर्स किस तरह से अलग अलग कलर चेंज करेंगे एसिड और बेस में, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी
परफॉर्म करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या देखना है, देखो हमें सबसे पहले कलेक्ट करना है, इन कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरीज। हमने किस किस को कलेक्ट किया, HCl को, H2SO4 को, नाइट्रिक एसिड को, एसिटिक एसिड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH को, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ हमें एसिड गिवन है और जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है वो सब बेसेस हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इन सॉल्यूशंस को लेना है और इनके ऊपर हमें बारी बारी से ये वाले इंडिकेटर यहाँ पे टेस्ट करने हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे कलर को शो करने वाले हैं। हमारे पास गिवन इंडिकेटर कौन कौन से, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोल्फिथीन, मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस। इनसे हमें पता लगाना है कि ये जो है एसिड और बेसिस में से किस तरह से ये हमें बताएंगे कि जब हम एसिड को ऐड करेंगे तो क्या कलर ये देने वाले हैं, जब हम बेसिस को ऐड करेंगे तो क्या कलर ये हमको शो करने वाले हैं। तो ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट, ये आपको प्रूफ कर देगा कि हमेशा जब भी एसिड होगा तो इनका कलर सेम रहने वाला है और जब बेसिस होगा तो सभी इंडिकेटर्स सिमिलर वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि उनको बेसिस सॉल्यूशन में करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक टेबल हमने ड्रॉ की है जिसके अंदर हमने सबसे पहले सभी एसिड्स को 1 बाय 1 टेस्ट किया, किसके साथ, इंडिकेटर्स के साथ। पहला इंडिकेटर मेरे पास था रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो जैसे ही मैंने रेड लिटमस सॉल्यूशन को डाला इन एसिड्स के अंदर तो कोई भी कलर चेंज इन्होंने नहीं करके दिखाया, दैट मीन्स रेड लिटमस जो है वो रेड ही रहा। फिर मैंने ब्लू लिटमस को डाला तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो किस में चेंज हो गया, रेड में। तो हमें इससे पता चल गया कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो हमेशा रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर वैसा का वैसा ही रहने वाला है, बिकॉज एसिड जो है हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं, ओके। फिर हमने फिनोल्फिथीन सॉल्यूशन को डाला तो फिनोल्फिथीन जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस का कलरलेस रहा, दैट मीन्स फिनोल्फिथीन खुद कलरलेस ही होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इसने यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन में किसी भी तरह का कोई कलर शो नहीं किया। एंड फिनोल्फिथीन जो है खुद एक एसिडिक इंडिकेटर है, इसलिए एसिड के अंदर जाने पर कोई कलर शो वो नहीं करके दिखाएगा। मेथाइल ऑरेंज ऑरेंज या येलो कलर की जो है एक डाई येलो कलर का इंडिकेटर होता है, ऑरेंज या येलो कलर का लिक्विड सॉल्यूशन। इसको जब हमने एसिडिक मीडियम में डाला तो इसका कलर जो है ऑरेंज या येलो से कैसा हो गया बच्चों, रेड कलर में ये कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स मिथाइल ऑरेंज बेसिक इंडिकेटर होता है और जब हमने इसको एसिडिक मीडियम में डाला तो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, बट बेसिक मीडियम में ये येलो कलर ही अपना शो करेगा, येलो या ऑरेंज कलर शो करेगा, यानी कि कोई चेंज शो करने वाला नहीं है किसके अंदर, बेसिक मीडियम में। तो अब हमने यहाँ पर सारे के सारे बेसिस लिए थे, ठीक है। इन बेसिस में भी हमने सेम एसिड की तरह एक्टिविटी को परफॉर्म करा है। फर्स्ट हमने देखा जब हमने बेसिस के अंदर रेड लिटमस पेपर को डाला तो ये किस में चेंज होके, ब्लू कलर में। दैट मीन्स जो बेसिस होते हैं वो हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। एंड ब्लू लिटमस पेपर को जब हमने डाला तो ब्लू कलर में कोई चेंजेस शो नहीं हुआ। फिनोल्फिथीन ने एसिडिक मीडियम में कोई चेंज शो नहीं किया था, बट बेसिक मीडियम में ये कैसा हो गया बच्चों, पिंक कलर के अंदर चेंज हो गया है, ओके। एंड मिथाइल ऑरेंज जो है बेसिक मीडियम में कोई कलर शो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ कर दिया कि इंडिकेटर्स अपने कलर को शो कर सकते हैं। These indicators tell us whether substance is acidic, basic by change in color. तो इस तरह इन्होंने अपने कलर को चेंज करके बताया कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। These are some substances whose odor change in acidic और basic medium. These are called olfactory indicator. मीन्स जो इंडिकेटर्स अपनी स्मेल को, ओडार को चेंज करके हमें बताएं कि कौन सा मीडियम एसिडिक है और बेसिक है, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। दैट मीन्स हमारे पास नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर के साथ साथ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम मूव करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फाइनली चॉप्ड अनियंस लिए हैं और उसको प्लास्टिक बैग्स के अंदर रख दिया है विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। जो साफ क्लोथ है हमारे पास उसकी स्ट्रिप्स के साथ। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस, ओके। टेक 2 of these cloth strip and check their odor.
अब हमें क्या करना है, इनकी ओडर को टेस्ट करना है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन on one strip and a few drops of dilute NaOH, that means sodium hydroxide solution on the other। तो हमने यहाँ पर अनियन की स्ट्रिप्स को लिया एंड उनके ऊपर हमने 1 बाय 1 2 स्ट्रिप्स के अंदर उनको रख लिया, और एक पर हम HCl को डालेंगे और दूसरे पर हम NaOH को, और एक्टिविटी को नोट करेंगे कि किस तरह की एक्टिविटीज या ओडार में चेंज यहाँ पर शो होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पर एसिड को लिया, तो हमने देखा अनियन ने एसिडिक मीडियम में कोई भी कलर चेंज नहीं किया है। अनियन के साथ साथ यहाँ पर अदर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड किए गए हैं, वो है आपके वनीला एंड क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। ओके, तो वनीला और अनियन दोनों ने एंड क्लोव ऑयल ने सभी ने एसिडिक मीडियम में कोई भी स्मेल को चेंज करके नहीं बताया। दैट मीन्स ये एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को या ओडार को चेंज नहीं करते हैं। फिर जब हमने इनके अंदर बेसिस को डाला तो जो अनियन की स्मेल है वो पूरी तरह से गायब हो गई। ठीक है, एंड वनीला की स्मेल जो है वो भी यहाँ से वैनिशेस हो गई, दैट मीन्स बिल्कुल गायब। एंड क्लोव के अंदर जब हमने बेसिस को डाला तो हम लौंग की स्मेल को अब यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर। तो ये बात प्रूफ हो गई कि जो हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं जब एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो इनकी स्मेल जो है हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, दैट मीन्स स्मेल वैनिश नहीं होगी वहाँ से। लेकिन जैसे बेसिक मीडियम में जाएंगे इनकी स्मेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, हम इनकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह स्मेल में या ओडार में चेंज होने के बाद इंडिकेटर जो अपनी एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर्स को हमें पहचानने में मदद करें वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब किसी एसिड को या बेसिस को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं। एक्चुअली ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किनकी, एसिड की और बेसिस की। तो यहाँ पर हम एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यह एक्टिविटी आपको गिवन है, एक्टिविटी 2.3, जिसके अंदर हमने क्या किया है, 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर और वहाँ पर हमने डाला है जिंक ग्रेन्यूल को। ये एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली है जिसके अंदर हमने यहाँ पर लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल। जिंक जो है इसका सिंबल होता है Zn और ये एक मेटल है जिसको हमने यहाँ पे पाउडर की फॉर्म में लिया है जिंक ग्रेन्यूल्स को। ठीक है, सॉरी, जिंक ग्रेन्यूल के छोटे छोटे पीसेस यानी कि पाउडर से थोड़े बड़े पीसेस की फॉर्म में हमने लिया है। जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल को डाला यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगी और ये लिबरेटिंग हाइड्रोजन को जब हम पाइप के थ्रू यहाँ पर NaOH सॉल्यूशन जो है यहाँ पे यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें से जब बाहर निकालेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन के जो बबल्स हैं उसमें हाइड्रोजन गैस ट्रैप होकर के बाहर निकलेगी। जब ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और हम जहाँ से ये बबल्स निकल रहे हैं उस बबल्स के ऊपर अगर जलती हुई कैंडल को लेकर जाए तो जो कैंडल है पॉप साउंड के साथ तेजी से बर्न होना स्टार्ट कर देगी। ऐसा क्यों? बिकॉज हर एक जो गैसेस होती हैं उनकी खुद की एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के पास अगर हम जलती हुई कैंडल को लेकर जाएं तो वो बिना पॉप साउंड के कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हुए तेजी से बर्न होना स्टार्ट कर देगी। CO2 गैस को लेकर जाएंगे तो कैंडल बुझ जाएगी। H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस को लेकर जाएंगे तो कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को लेकर अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का अगर कहीं से इवोल्यूशन हो रहा है तो उसमें हमें उसको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी स्मेल से हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ से जो है इवोल्व हो रही है। दैट मीन्स उसकी रोटन एक की तरह बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है। ओके, तो इस तरह अलग अलग गैसेस की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इस एक्टिविटी से हमने पता लगा लिया कि जब भी हम किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाएंगे तो एसिड अपना H+ आयन रिलीज करेगा और वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये देखा केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको ये समझाया गया है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो अपना H+ आयन रिलीज करते हैं, लेकिन कब? ओनली एक्वस सॉल्यूशन या हमारे जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर। उसी तरह जो बेसेस होंगे सेम वो भी अपना OH- आयन रिलीज करेंगे, लेकिन कब? जब उनको एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड हम करवाएंगे। ओके,
अब हम इसको किसी भी एसिड के साथ इस रिएक्शन को हम रिपीट कर सकते हैं। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड HNO3, HCl, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, सबके साथ कराने पर सेम रिएक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, HNO3 के साथ हम नहीं कराएंगे, काफ़ी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो वर्क करता है, तो उसको हम स्किप ही रखेंगे। HCl के साथ, H2SO4 के साथ और एसिटिक एसिड के साथ अब इसको रिपीट करेंगे तो सेम रिएक्शन हमको मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन के बाद इस रिएक्शन को हमको यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में लिखना था। तो क्या रिएक्शन हुई, ये तो आपको रट ही लेना है कि एसिड प्लस मेटल, तो क्या बनेगा, सोल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सोल्ट कैसे बनेगा, देखो ये जिंक ग्रैन्यूल थे, जिंक ग्रैन्यूल की रिएक्शन हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दी, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। एसिड ने अपना H+ आयन रिलीज करा जो कि हाइड्रोजन की फॉर्म में यहाँ पे बाहर जो है इवोल्व कर दिया गया। ठीक, तो हमेशा यही रिएक्शन होने वाली है, मेटल प्लस एसिड तो सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब एक्टिविटी 2.4 क्या कहती है देखते हैं हम। प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, add 2 lm of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the test of the steps as in activity 2.3 and record your observation. तो वो हमें कह रहे हैं कि जैसे आपने HCl के साथ इसको परफॉर्म कराया, वैसे हमें इस एक्टिविटी में एक बेस के साथ, कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पर लिया है, उसके साथ इस रिएक्शन को परफॉर्म कराना है। तो हमने जब जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया तो सेम रिएक्शन हुई, सोल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। यहाँ पे जो सोल्ट बना है वो है सोडियम जिंकेट, इट इज़ अ मिक्स्ड सोल्ट। ओके, ये आप पढ़ोगे अभी आगे चैप्टर में। तो ये एक मिक्स सोल्ट है जिसपे सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो गई। तो सेम रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म करके बताया हमको किसने, बेसिस से। तो एसिड और बेस दोनों ही जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस को लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं, जिसमें अब हमें देखना है, हमने एसिड और बेस की रिएक्शन तो देख ली मेटल्स के साथ, अब हमें देखना है कि जब हम मेटल्स के कार्बोनेट्स को लें या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को लें और उनकी रिएक्शन एसिड के साथ कराएं तो क्या रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट को ले रहे हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, इसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हो। ठीक, इनकी रिएक्शन हमें कराना है इस एक्टिविटी में HCl के साथ और हमें देखना है कि क्या रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। तो आइए हम इस रिएक्शन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट को लिया है, इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमने ऐड किया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक, तो जैसे हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई, यहाँ पे CO2 गैस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होगी और ये गैस जो होती है वो कलरलेस गैस होती है। ये गैस जो है पाइप से होती हुई यहाँ पर हमने कलेक्ट करवा रहे हैं, इसको पास आउट करवा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। ये इसके हम पहचान नहीं सकते कि गैस निकल भी रही है, नहीं, बिकॉज ये कलरलेस गैस होती है CO2। ठीक है, कोई पॉप्सन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो हमने इसको पहचानने के लिए क्या किया, पाइप के थ्रू जो लिबरेट होने वाली गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवाया। जैसे हम इस सॉल्यूशन से पास करवाएंगे, सॉल्यूशन का कलर जो है मिल्की हो जाएगा। ठीक है, मिल्की कलर में ये चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मिल्कीनेस आ जाएगी यानी कि एक PPT बनेगा प्रेसिपिटेट वाइट कलर का। तो जैसे ही PPT बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि लिबरेट होने वाली गैस जो है वो कौन सी है, CO2 है। तो अब हम देखते हैं हम किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को या इस एक्टिविटी को हम या इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब A में सोडियम कार्बोनेट लिया था जिसका फॉर्मूला ये है। बैलेंस रिएक्शन हमने यहाँ लिखी है, HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम क्लोराइड सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और CO2 गैस यहाँ से लिबरेट हो गई। फिर सेम रिएक्शन हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाया, सेम एसिड हमने लिया है, सेम प्रोडक्ट बना NaCl, H2O और CO3। दैट मीन्स कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों की सेम तरीके की रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म करके हमको बता रहे हैं। ठीक है, फिर हमने जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करवाया था CO2 गैस को, तो वाइट जो प्रेसिपिटेट बना था उसका नाम क्या था बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट था और साथ में वाटर वहां पर
प्रेजेंट था। ओके, पीपीटी दैट मींस क्या होता है, जब हम दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वहाँ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि धीरे धीरे नीचे बॉटम में सेडिमेंटेशन के थ्रू जो सेडिमेंट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना। अब हम एक्सेस अमाउंट में अगर लगातार इस कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, जिसमें वाटर भी प्रेजेंट है, CO2 गैस को पास आउट करें तो ये फिर से कलरलेस या सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। तो इसके जो सॉल्युबल सब्सटेंस बना है, अब उसके अंदर प्रोडक्ट कौन सा है, उसके अंदर प्रोडक्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो एक्सेस आपको याद रखना है कि जब हम CO2 को ओनली लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करवाएंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा। इस कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक्सेस अमाउंट में अगर CO2 पास करते ही रहे तो सोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा जो होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब हम लाइमस्टोन, चोक, मार्बल, इन सब का भी जो है ये सब का फॉर्मेशन जो है वो किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी चोक बनी हुई होती है, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, और इससे हमारे घर के जो मार्बल से टाइल्स हैं वो सब भी इसी से मैडअप है। ओके, ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव ए करस्पॉन्डिंग सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको याद रख लेना है कि जब भी मेटल्स के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको समराइज करके इस रिएक्शन को याद कर लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको रिएक्शन दी है एसिड और बेस की, मीन्स अभी हमने एसिड और बेस की रिएक्शन देखी थी मेटल्स के साथ, फिर उनके कार्बोनेट्स के साथ देखी। अब हम देखेंगे कि अगर एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करें तो क्या होता है। तो इसका छोटा सा हिंट मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया था कि अगर हमको एसिडिटी हो जाती है तो हम बेस का यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज एसिड के इफेक्ट को बेस जो है पूरी तरह से खत्म कर सकता है और बेस के इफेक्ट को एसिड खत्म कर सकता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों ही रिएक्शन कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, NaOH सॉल्यूशन को लिया है और इस NaOH सॉल्यूशन के अंदर हमने पहले इसको चेक किया है कि फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन इसमें क्या कलर देगा। फिनोल्फथलीन हमारा इंडिकेटर है, तो फिनोल्फथलीन अगर पिंक होता है तो दैट मींस हमारा ये बेसिक नेचर का ही है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसमें फिर से जो है एसिड को ऐड कर रहे हैं। एसिड को ऐड करने के बाद हम देखेंगे फिनोल्फथलीन का कलर क्या होता है। अब बिकॉज जब हमने NaOH लिया था और फिनोल्फथलीन डाला था तो पिंक कलर में चेंज हुआ। अब हम जब एसिड ऐड कर देंगे तो मीन्स कुछ तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद फिर से हम उसके अंदर फिनोल्फथलीन को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं। सॉरी। तो देखो इस एक्टिविटी में जब हमने देखा सबसे पहले जो फिनोल्फथलीन है उसका कलर पिंक हो गया, दैट्स मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना क्या, NaCl। ठीक है, सॉरी, NaCl सॉल्यूशन के अंदर जैसे कि हमने वापस से फिनोल्फथलीन को ऐड किया तो उसका कलर जो है वो अब फिर से कलरलेस हो गया। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो कैसा सॉल्यूशन है, सोल्ट। सोल्ट कैसे होते हैं बच्चों, न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि वाटर न्यूट्रल है, सोल्ट भी न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इंडिकेटर जो है कोई कलर शो नहीं करते। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड और एसिड के बीच में क्या रिएक्शन होगी। ये क्यों बताया गया है, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन में आप सिंपली ये तो बोल सकते हो कि एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, दोनों न्यूट्रल हो गए, बट यहाँ पर कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो भी एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड आपको याद रखना है हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर है, दैट मीन्स यहाँ पर हम बेस और एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं फिर से। तो जब हम कोई भी मेटालिक ऑक्साइड ले लो, आप कॉपर ऑक्साइड ले लो, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी ऑक्साइड जो होंगे बेसिक नेचर के होंगे और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक नेचर की भी होगी। ओके,
तो सेम रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुई जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमको मिली थी। तो सॉल्ट बना और वाटर यहाँ पर फॉर्म हुआ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको याद रखना है ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक नेचर के हैं, दैट मींस एसिड और बेस की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो वापस से सेम वही रिएक्शन होगी, सोल्ट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो किस एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम बेस में मिक्स कर दे, वाटर में मिक्स कर दे, तो लाइम वाटर मिलता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या बना, हाँ ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम यहाँ पे करवाने, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, वो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो लाइम वाटर में चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम CO2 की बात कर रहे हैं। CO2 को अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं CaOH हॉल्ट वाइज के साथ, तो हमने देखा था अभी ऊपर हमने लाइम वाटर में लास्ट वाला जो भी अपन ने एक्टिविटी की थी वो हमने देखा था CO2 को लाइम वाटर में जब हमने पास किया था तो किसका फॉर्मेशन हुआ था बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो वही रिएक्शन हुई कि नहीं हुई जो न्यूट्रलाइजेशन की थी, दैट मीन्स एसिड और बेस की रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर, तो बन गया सोल्ट प्लस वाटर। तो सेम रिएक्शन परफॉर्म होगी जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, दैट मींस बेसिक और एसिडिक नेचर के दो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होनी ही होनी है। यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं उनकी रिएक्शन किसी बेस के साथ हम करवा दें तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी थी जिसमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो एसिड और बेस की सिंपल रिएक्शन हो, मेटेलिक ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेसिस और एसिड के साथ रिएक्शन हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो जो क्रस्ट एग शेल होता है बच्चों, इसके अंदर आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन अगर हम, आपने भी जस्ट पढ़ा है कि मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब HCl या किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पर जो है फॉर्मेशन किसका हो रहा था बच्चों, सोल्ट का, और साथ में CO2 गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो CO2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HCl के साथ, और बनेगा सोल्ट जो कि होगा कैल्शियम क्लोराइड, साथ में यहाँ पर हमें मिलने वाली CO2 गैस एंड वाटर, और ये CO2 गैस ही लाइम वाटर को क्या बना देगी बच्चों, मिल्की। और लाइम वाटर क्या था हमारा, था लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारा यहाँ पर जो है लाइम वाटर था। ओके, तो ये रिएक्शन होगी हमारी यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, HCl। तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एगशेल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट पर हम HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगी जिसमें CO2 लिबरेट होगी। ये बाकी NaCl, LiCl और KCl यानी कि लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी सोल्ट है। यहाँ पर एसिड कौन है, ओनली HCl है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 10 ml ऑफ सॉल्यूशन है NaOH का, इसको हमने न्यूट्रलाइज किया है बच्चों किसने, एसिड के साथ 8 ml HCl के साथ। अब हमने NaOH की अमाउंट को बढ़ा दिया है, 20 ml कर दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि इस NaOH को फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने एसिड की जरूरत होगी, तो जस्ट डबल, दैट मींस 10 ml को न्यूट्रलाइज किया जा रहा था 8 ml HCl के साथ। तो जब हमने NaOH की मात्रा को डबल कर दिया है तो अब HCl भी डबल हो जाएगा, दैट मींस 16 ml हमारा आंसर होगा। इसके बाद है write word equation and then balance equation for the reaction taking place when। तो सबसे पहले हमें बोला है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब जिंक के साथ होगी तो क्या रिएक्शन होगी, तो जब जिंक किसी भी एसिड के साथ, जिंक यानी कि मेटल, जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या देगी हमको, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। यहाँ पर जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाइए तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। दूसरा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम रिबन के साथ तो क्या होगा, तो देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो देखो जब हम यहाँ पर ये रिएक्शन जो है आपका, ये रिएक्शन आपकी रॉन्ग है। ठीक है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक हमारे पास जो है ये मैग्नीशियम रिबन यानी कि Mg,
इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम HCl के साथ, तो वो जो रिएक्शन है वो क्या होगी, MgCl2 प्लस H2। दैट्स मीन्स सिंपली एज सिंपल एज दैट कि जब भी जो मेटल है किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट यहाँ से हो जाती है। तो इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म यहाँ पर होगी। ये बनेगा हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, H2 गैस बाहर लिबरेट हो जाने वाली है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन जब हम करवाएंगे एल्यूमिनियम पाउडर से, तो क्या होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फिर से सोल्ट बनेगा। सोल्ट इस बार कौन सा बनने वाला है, एल्यूमिनियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाने वाली है। ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आयरन फिलिंग के साथ, दैट मीन्स फिर से हम किसी मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, तो फिर से सोल्ट बनेगा और क्या बनेगा बच्चों, फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से सभी मेटल्स की रिएक्शन हमने अलग अलग मेटल्स को लिया और उनकी रिएक्शन को हमने अलग अलग एसिड के साथ परफॉर्म करवाया, तो देखा सेम रिएक्शन निकल कर आ रही है, सभी में कॉमन हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और सोल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव बीन प्रोवाइडेड with 3 test tubes. One of them contains distilled water and another two contains an acidic solution and a basic solution. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? बहुत ही easy question है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही लिटमस पेपर है, वो भी कौन सा लिटमस पेपर हमको यहाँ पर गिवन है, रेड लिटमस पेपर, और हमें 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है जिसमें एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो जब हम रेड लिटमस पेपर को तीनों में से किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में डिप कर रहे हैं, सपोज जिस टेस्ट ट्यूब में हमने डिप किया वो हमारी टेस्ट ट्यूब ए थी, और उसमें डिप करते ही हमारा जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर के अंदर चेंज हो गया। तीनों में आपने बारी बारी से किया और किसी एक में हमारा जो लिटमस पेपर है वो रेड में से किस पे चेंज हो गया, ब्लू में। तो दैट मीन्स रेड लिटमस जब ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया तो मीन्स वो जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का। तो हमें तीनों में से एक टेस्ट ट्यूब पता चल गई कि वो बेसिक नेचर की है। अब हमने उस ब्लू लिटमस पेपर को फिर से अलग अलग बची हुई 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, तो बची हुई 2 टेस्ट ट्यूब में से जिसमें भी डालने पर ब्लू लिटमस पेपर फिर से रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट मीन्स वो हमारा क्या था, एसिड। अब इस रेड लिटमस पेपर में जो ब्लू कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हमने चेक कर ली, जिसमें भी हमने पहले किया था, तीनों में बारी बारी से डाला था हमने, तो बारी बारी से चेक किया हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में, तो जिस टेस्ट ट्यूब में ये ब्लू हुआ था वो तो हमने अलग हटा ली, तो बेसिक नेचर की थी, वो बेस था। अब जो ब्लू लिटमस पेपर है बची हुई 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डिप किया, तो दोनों में से किसी एक में हमारा ब्लू लिटमस पेपर फिर से रेड में टर्न हो गया, दैट मीन्स वो एसिड है, और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस रेड लिटमस पेपर को हमने थर्ड जो बची हुई लास्ट जो टेस्ट ट्यूब है उसमें डिप किया, तो वो रिमेन्स अनचेंज रहा, दैट मीन्स वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया एक ही लिटमस पेपर से कि कौन यहाँ पर यहाँ पे सोल्ट की जगह डिस्टिल वाटर दिया गया है हमको, तो डिस्टिल वाटर में ही अनचेंज रहेगा बिकॉज डिस्टिल वाटर न्यूट्रल नेचर का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इट्स मे बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल गिवन है आपको HCl, NaOH, NaCl, H2O बनेगा, या फिर आप HNO3 ले लो, KOH ले लो, इसकी रिएक्शन करवाओगे तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, वाटर एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम देखेंगे व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी दिस मेटल के साथ, या हम बोले एसिड और बेस की रिएक्शन जब हम करवा रहे थे मेटल के साथ, तो हमने देखा था हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। तो वहाँ मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन गैस लिबरेट क्यों हो रही है, बिकॉज एसिड जो होते हैं वो अपना H+ आयन रिलीज करते हैं, और कब करेंगे, जब उनको एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई HCl जो गैस है
वो गैस है, अभी उसको एक्वस मीडियम में नहीं डाला गया है, इसलिए वो अपना H+ आयन रिलीज नहीं कर सकती। और ऐसी गैस के पास जिसमें एक्वस मीडियम है ही नहीं, उसके बाद अगर हम कोई भी लिटमस पेपर लेकर जाएं तो वो किसी भी तरह का कोई कलर को शो करके नहीं बताएगी। ओके, तो दैट्स मीन्स लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये गैस है, ये एसिड अभी नहीं है। एसिड अपना असर तभी दिखाता है जब हम उसको एक्वस मीडियम के अंदर डिप करेंगे या डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल लेंथ हमारे पास आए मैग्नीशियम रिबन्स की, और हमने इनको 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B के अंदर लिया है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इसमें हमने ऐड किया है फर्स्ट में, सेकंड में हमने किया है एसिटिक एसिड। अब हमें बताना है कि किसमें रिएक्शन फास्ट होगी और क्यों। और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है, दैट मीन्स मैग्नीशियम रिबन एक मेटल के लिए बोला गया है, और मेटल की रिएक्शन जब किसी एसिड के साथ होगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो पूछा ये गया है कि दोनों में से किस में से सबसे पहले फिजिंग साउंड के साथ जो है हमें जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो फिजिंग साउंड का रीजन हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन ही है, और ये सबसे पहले सबसे फास्ट होगा किसके अंदर, HCl के अंदर। क्यों? बिकॉज ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एसिटिक एसिड से। ठीक है, HCl हमारा फुल्ली इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड है जो कि अर्थ क्रस्ट से प्रेजेंट है, जबकि एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर जिसको आप खाने में भी यूज लेते हो, ये एक वीक एसिड होता है। ओके, तो इन दोनों में सबसे फास्ट रिएक्शन HCl सबसे पहले हमको करके दिखाएगा। इसके बाद है हमारे पास वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो क्यों हमें जो कर्ड यानी कि सोर सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिडिक हैं, उनको किसी भी ब्रास या कॉपर वेसल्स यानी कि जो मेटेलिक जो वेसल्स हैं, बर्तन हैं, उनके अंदर क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आपने पढ़ा है अभी कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस या सोल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब कॉपर और ब्रास के अंदर हम उसको लेंगे तो कर्ड जो है उनके साथ या विनेगर जो है बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बनेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए हमको किसी भी कॉपर या फिर जो ब्रास जो कॉपर जो वेसल्स हैं वहाँ पर इसको यूज़ में नहीं लेना चाहिए। ओके, Which gas is usually liberate when an acid reacts with a metal? Let's state with an example. How will you taste for the presence of this gas? तो यहाँ पर वही अपने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इसके पहले, सेम वही हमसे फिर से पूछा गया है और पूछा गया है कि जो गैस लिबरेट हो रही है उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो रिएक्शन तो वैसे ही सेम हमारी कि जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट, ये गैस नहीं है, गैस हमारी ये हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये लिबरेट होगी। अब हाइड्रोजन गैस को हम पहचान सकते हैं कि हम इसके पास जलती हुई कैंडल को लेकर अगर जाएंगे तो कैंडल जो है पॉप साउंड के साथ और भी ज़्यादा तेज़ी से जलना स्टार्ट कर देगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मेटल कंपाउंड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. Yes, तो यहाँ पर हम देखें कैल्शियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन गैस नहीं है बच्चों, यहाँ पर है हमारी CO2 एंड H2O। ओके, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी पहचानने के लिए कि यहाँ पे कंपाउंड क्या बनने वाले हैं। तो जो कैल्शियम जो कार्बोनेट है, ओके, कैल्शियम जो कार्बोनेट है हमारा, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो एफरवेसेंस यहाँ पर जो हमें मिलने वाले हैं वो किसके मिलेंगे, CO2 गैसेस के, और जो सोल्ट हमें मिला है वो है कैल्शियम क्लोराइड। और CO2 सिर्फ लाइम वाटर को मिल्की करने के बेसिस पे ही हम नहीं पहचानेंगे, इसको हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि ये फायर को पुट ऑफ करने के काम आती है। दैट्स मीन्स इसी कारण हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज़ करते हैं। लिबरेशन जब हो रहा है CO2 गैस का तो हम किसी जलती हुई कैंडल को इसके पास लेकर जाएं तो वो बुझ जाएगी। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो लिबरेशन हो रहा है गैस का वो CO2 ही है, इससे कंफर्मेशन हमको हो जाता है।
ओके। तो जैसे हमने H2 गैस को पहचाना था पॉप साउंड के साथ, वैसे CO2 की दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करने पर जो सॉल्यूशन है वो मिल्की कलर का हो जाएगा, एंड जब हम इसको किसी बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाएंगे तो कैंडल हमारी बुझ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाया। तो याद रखना, जब भी हम मेटल कंपाउंड यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो CO2 के बारे में पूछेंगे कि लिबर्शन वाली जो गैस है उसको पहचानो जो कि लाइम वाटर को मिल्की करें, या फिर अनदर क्वेश्चन यही है कि CO2 जो है ऐसी गैस जो कि बर्निंग कैंडल को बुझा दे, या हम उसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में करेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन से हमारा आंसर कौन सी गैस का होगा, CO2 से रिलेटेड होगा। ओके, तो ये हमारी जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें यही हमारे पास कंटेंट था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हम इसकी और भी डिटेल में डिस्कशन इसका करने वाले हैं। एसिड एंड बेस और सॉल्ट बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, आपकी NCERT 10th बोर्ड से रिलेटेड। तो आप, आई होप आपको ये लेक्चर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।